बधाई हो तीसरे मास्टर लॉन्ग। आप दोनों को प्यार और स्नेह का आशीर्वाद मिले। राघव हंसा। जो कोई भी जोर से चिल्लाकर आशीर्वाद देता था उसे एक आत्मा पत्थर दिया जाता था। तीसरे गुरु, क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा ज्यादा है? आर्यवीर और प्रतीक दोनों को राघव को इस तरह मध्यम श्रेणी के स्प्रिट स्टोन फेंकते देखकर दुख हुआ। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन राघव को इसकी परवाह नहीं थी। किसी भी मामले में हितेश पहले से ही सहयोग करने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन उसकी असली पहचान अभी भी एक रहस्य थी। केवल हितेश और सौरभ ही जानते थे। इसलिए आर्यवीर और प्रतीक को भी नहीं पता था कि राघव ही राघव है। उसे इस तरह पैसे फेंकते देख वे बेहद व्यथित हो गए। तुम्हें किस बात का डर है? हम अभी अपनी गति बढ़ा रहे हैं। हमारी गति जितनी ज्यादा होगी, वो परिवार के चेहरे पर उतना ही ज्यादा तमाचा पड़ेगा। यह बहुत सार्थक है। रुको, वह महिला कहां है? राघव ने पूछा। मैंने उसे उछाला। उसे पकड़ना बहुत ही उबकाई भरा था, प्रतीक ने घृणा भरे भाव से कहा। धमाका। अचानक एक बड़ी मुट्ठी जैसी आकृति गाड़ी के सामने सड़क पर गिर गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। राघव, तुम कमीने! सांझी विशेषज्ञों के एक समूह के साथ रास्ता रोक रहा था। वहां 40 से ज्यादा लोग थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। राघव की तेज आंखों ने तुरंत आकांक्षा के फावड़े जैसे चेहरे को देखा। मूल रूप से हुओ परिवार के उच्च अधिकारी हुओ परिवार के मुख्यालय में गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ एक उपपत्नी लेना था और पत्नी से शादी नहीं करना था। इसलिए नियम यह था कि दूल्हे के परिवार के लोग बहुत बड़ी हरकत नहीं करेंगे। यह उनकी स्थिति और सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए था। केवल तभी जब सांझी किसी पत्नी के साथ आधिकारिक विवाह कर रहा हो, ये विशेषज्ञ बाहर आते हैं। यह एक पत्नी और उपपत्नी के बीच की स्थिति का भेद था। इसलिए आज सभी विशेषज्ञ घर के अंदर थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भावी पहली पत्नी नाराज ना हो। लेकिन जब समय आया, तब भी हुआ परिवार के लोग नहीं आए। उनमें से एक भी नहीं आया। इससे हुआ परिवार के लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। सांझी परिवार का कनिष्ठ स्वामी था, और भले ही यह सिर्फ एक उपपत्नी लेना था, यह एक बहुत ही औपचारिक और भव्य मामला था। लेकिन हुआ परिवार ने देर करने की हिम्मत की। कुछ समय बाद उनके हाव भाव और भी बदसूरत हो गए। यह हुआ परिवार का अपमान था। जैसे ही उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, किसी ने आकर खबर दी कि बारात को बीच में ही रोक दिया गया है। जब उसने सुना कि यह काम राघव ने किया है, तो सांझी लगभग भड़क गया था। समुद्रसेन ने इस पर विचार किया और अंत में उसने फैसला किया कि सांझी को यह मामला खुद ही निपटाने देना चाहिए। समुद्रसेन को पता था कि फेंक और चाई परिवार उसके साथ शक्ति परीक्षण कर रहे थे। यदि उनके दोनों परिवार केवल जूनियर्स को ही भेजते, तो वह सच्चे विशेषज्ञों को नहीं भेज सकता था, या फिर यह कहा जाता कि वह अन्यथा शक्तिहीन था। सांझी ने तुरंत उन सभी दिव्य लोगों को इकट्ठा किया जो उसे बधाई देने आए थे। वे सभी स्वेच्छा से जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि सांझी की उपपत्नी को छीनने की हिम्मत करने वाला राघव किस तरह का राक्षस था। लेकिन वे अभी हुओ परिवार से निकले ही थे कि उन्होंने आकांक्षा को भागते हुए आते देखा। आकांक्षा ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। बेशक कहानी को और अधिक रोचक बनाने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त विवरण बताने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसके शब्दों के आधार पर सौम्या ने जानबूझकर राघव को बहकाया था। उसके शब्दों ने उन दोनों को एक व्यभिचारी और मोहक जोड़ी बना दिया। सांझी का सिर लगभग फट गया। उसकी औरत को सिर्फ छीना नहीं गया था, बल्कि वह स्वेच्छा से गई थी। जब सांझी ने आखिरकार गाड़ी को देखा, तो तैयार होने के बावजूद उसे खून की खांसी आ गई। जुलूस नहीं बदला था, गाड़ी के अंदर का व्यक्ति नहीं बदला था, हवा में उल्लास और जयकार नहीं बदली थी। केवल एक चीज बदल गई थी कि सौम्या राघव की पत्नी में बदल गई थी। सांझी, तुम कमीने हो। आज मेरे लिए जश्न मनाने का एक बड़ा दिन है। जब तक तुम कर सकते हो, चले जाओ। राघव चिल्लाया। तुमने मेरी औरत पर नजर रखने की हिम्मत की। अगर मैं तुम्हें मौत के घाट नहीं उतारता, तो मैं एक नया और बेहतर बदमाश बनने के लायक कैसे रहूंगा? जयकारे तुरंत बंद हो गए।
कुछ लोग तो दूर से देखने के लिए भाग गए। सांझी का चेहरा वाकई देखने लायक था। उसका चेहरा पत्ते की तरह हरा था और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके 32 दांत खटखट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह राघव को काट काट कर मार डालना चाहता था। राघव, सोम्या भाई हुओं की आधिकारिक रूप से विवाहित उपपत्नी बनने वाली है। आज तुम्हारी हरकतें जानवर से भी बदतर हैं। सांझी के पीछे एक दिव्य देवता ने धार्मिकता से चिल्लाया। वह विद्वानों वाला हेडबैंड पहने हुए था। भाड़ में जाए तेरी मां! अगर तूने अभी पादना नहीं छोड़ा होता तो मैं तुझे पहचान नहीं पाता। साले, तू ही है जिसने कल मेरी औरत का अपहरण किया था। जैसे ही इस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला, राघव ने उसकी आवाज पहचान ली। वह कल के 8 लोगों में से एक था। 8 में से वह सबसे ज्यादा बोलने वाला था। राघव, दूसरों की निंदा मत करो। अगर तुम किसी पर आरोप लगाना चाहते हो तो सबूत पेश करो, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। चले जाओ, मैं कोई अभियुक्ता नहीं हूं। मेरे साथ सबूतों का यह बेवकूफाना खेल खेलने की जहमत मत उठाओ। सांझी ने मेरी औरत को छीन लिया और अब मैंने उसकी औरत को छीन लिया। अब सब बराबर हैं, राघव ने व्यंग्य किया। यह सुनकर दर्शक अवाक रह गए। यह राघव वाकई एक सीधा साधा और तार्किक आदमी था। अगर आप उससे एक ले लेंगे तो वह आपसे एक ले लेगा। क्या पिल टॉवर के सभी लोग इसी तरह खिलवाड़ करते थे? राघव ने तिरस्कार पूर्वक अपना हाथ हिलाया और कहा, मेरे साथ अपने शब्द बर्बाद मत करो। अभी हम बराबर हैं और किसी भी पक्ष को एक दूसरे पर कुछ भी बकाया नहीं है। तुमने मेरी औरत को छीन लिया। खैर, मैं अब उसे नहीं चाहता। मैंने एक को वापस छीन लिया है और यह बराबरी करने के लिए पर्याप्त है। गाड़ी के अंदर सोम्या को यह देखकर झटका लगा कि सांझी इतने सारे विशेषज्ञों को लेकर आया है। वह घबरा गई थी, लेकिन फिर देखा कि राघव जरा भी घबराया नहीं था और यहां तक कि गाली देने की हिम्मत भी कर रहा था, तो उसे बहुत राहत मिली। वह सिर्फ इस बात को लेकर उलझन में थी कि राघव की औरत को कैसे छीना गया। उसके चरित्र के अनुसार अगर कोई उसकी औरत को छूने की हिम्मत करता तो वह बिना कुछ कहे उस आदमी की जान ले लेता। उसे समझ नहीं आया। क्या बकवास है, कल तो वे छीनने में भी कामयाब नहीं हुए। सांझी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसा कि अपेक्षित था, सांझी, तुम कमीने, तुमने आखिरकार स्वीकार कर लिया है कि तुमने वास्तव में मेरे मनोर में किसी का अपहरण करने के लिए लोगों को भेजा था। क्या तुम फेंक परिवार को एक नरम खुरमा की तरह मानते हो? आर्यवीर ने तुरंत सांझी को कोसा। उसे पहले से ही राघव की तरह ही व्यवहार करने की आदत हो गई थी। शुरू में उसने और प्रतीक ने अपने परिवारों के जूनियर मास्टर के रूप में अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान दिया था, लेकिन राघव के मार्गदर्शन में उन्होंने आखिरकार अपशब्द बोलना भी सीख लिया था। आखिरकार वे तीनों एक टीम थे। वे राघव को अकेले सुर्खियों में नहीं रहने दे सकते थे। इसके अलावा सांझी के पास अब जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था। सांझी के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसे खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा हो रही थी। उसका मुंह इतना बेवकूफ कैसे हो गया? उसने वास्तव में स्वीकार किया था कि उसने ही लोगों को यह अपराध करने के लिए भेजा था। क्या आपको लगता है कि किसी की गलती से जुबान फिसल जाना ही उस पर आरोप लगाने के लिए काफी है? राघव, जैसा कि उम्मीद थी, तुम्हें बस लोगों की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना आता है, विद्वान सेलेस्टियल ने व्यंग्य किया। वह सांझी को एक रास्ता दिखा रहा था, लेकिन क्या वह सोचता था कि यहां हर कोई बेवकूफ है? सांझी के हाव भाव से ही यह समझना आसान था कि क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सांझी सचमुच राघव की महिला को छीनने गया था। अब राघव सांझी की महिला को छीन रहा था। दर्शकों को आसन्न लड़ाई देखने का बेसब्री से इंतजार था। कौन जीतेगा और क्या सांझी राघव की महिला को वापस सौंप देगा? चूंकि राघव की महिला को एक रात के लिए छीन लिया गया था, तो क्या राघव सांझी की महिला को भी एक रात के लिए रखेगा और उसके बाद ही उसे वापस करेगा? यदि वह उसे एक रात के बाद ही वापस दे दे तो सवाल यह था कि क्या सांझी उसे चाहेगा भी? ठीक इसी समय राघव अप्रत्याशित रूप से गायब हो गया। जब वह एक बार फिर प्रकट हुआ तो वह उस विद्वान दिव्य के सामने था।
पाव! अविश्वसनीय रूप से तेज आवाज के साथ सेलेस्टियल को राघव ने बुरी तरह थप्पड़ मारा। सांझी के सभी लोग क्रोधित थे। यह पूरी तरह से असहनीय था। वे हमला करने ही वाले थे कि राघव पहले ही पीछे हट चुका था, लेकिन अब वह विद्वान सेलेस्टियल का गला पकड़ रहा था। सेलेस्टियल आतंक से भर गया था, लेकिन इस समय भ्रष्ट दिव्यात्माओं में से एक की अभिव्यक्ति बदल गई और वह चिल्लाया, बोलो, तुमने पाताल लोक के भूतिया कदम कहां से सीखे? राघव के एक नए और बेहतर बदमाश बनने के महान सपने को याद करें। बेवकूफ, मैं गेल इन्फर्नो स्टेप्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें मेरे पैरों के नीचे की लपटें दिखाई नहीं दे रही हैं? राघव ने व्यंग्य किया, लेकिन राघव अंदर से चौंक गया। अभी अभी उसने वास्तव में नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल किया था। यह एक बहुत ही अनोखी तकनीक थी और वह यह नहीं बता सकता था कि यह एक युद्ध कौशल था या एक जादुई कला। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स की गति भी बढ़ती गई। वह वास्तव में एक प्रेत की तरह आगे बढ़ सकता था, जिससे लोग बचाव भी नहीं कर सकते थे। जब नजदीकी हमलों की बात आती थी तो यह वास्तव में एक बड़ी सहायता थी, लेकिन राघव होशियार था। जब उसने इसका इस्तेमाल किया था तो उसने अपने पैरों पर कुछ लपटें बुलाई थीं। तब यह पिल टॉवर की एक तकनीक गेल इन्फर्नो स्टेप्स के समान प्रतीत होगी। ऐसा करने के बावजूद यह अभी भी भ्रष्ट स्वर्गीय द्वारा पहचाना गया था, लेकिन राघव को बस इतना करना था कि इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाए और वह उसके लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा। राघव को उससे परेशान होने की जरूरत नहीं थी। विद्वान सेलेस्टियल के माथे पर एक हल्का नीला रंग दिखाई दिया। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कील धीरे धीरे राघव के माथे पर जम गई और सेलेस्टियल के सिर की ओर नीचे गिरने लगी। अभी सबके सामने मैं सोल हार्टस थॉर्न आर्ट का उपयोग करूंगा। मेरे आध्यात्मिक कांटे के सामने आपके पास झूठ बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा आध्यात्मिक कांटा आपके आध्यात्मिक उतार चढ़ाव से इसे महसूस करेगा और तुरंत आपकी आत्मा में घुस जाएगा, जिससे आप एक लाश में बदल जाएंगे। बेशक अगर आपको लगता है कि आपकी आत्मा एक गोली सम्राट की तुलना में अधिक मजबूत है, तो आप झूठ बोलने की कोशिश कर सकते हैं। आध्यात्मिक कांटा दिव्य के माथे के ठीक ऊपर आ पहुंचा। उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा लगभग जम गई है। इस स्थिति में उसे राघव द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब देना था। कोई भी झूठ बोलने से एक उतार चढ़ाव पैदा होगा जिसे आध्यात्मिक कांटा समझ लेगा। यहां तक कि राघव भी कांटे को उसे मारने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए अभी उसका जीवन और मृत्यु उसके ऊपर निर्भर था। राघव, तुम मौत को दावत दे रहे हो, सांझी ने गुस्से में कहा। अगर यह जारी रहा तो वह पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा। राघव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बर्फीली नजरों से सेलेस्टियल को घूरते हुए उसने पूछा, क्या तुम कल फेंक मैनर गई थी? दिव्य को पसीना आ रहा था, लेकिन अंत में वह झूठ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसने सिर हिलाया। क्या तुम किसी औरत को पकड़ने गए थे? क्या वही सांझी था जिसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? अचानक एक काली रोशनी राघव के सिर की ओर बढ़ी। यह अविश्वसनीय रूप से तेज थी और राघव भी इससे चौंक गया। उसने जल्दी से चकमा दिया और अपने हाथ में पकड़े सेलेस्टियल को उसकी ओर फेंक दिया। काली रोशनी सीधे सेलेस्टियल के शरीर को भेदती हुई एक ब्लैक होल बना देती है। मजे की बात यह थी कि उसमें से खून नहीं निकला। वह छेद कोयले की तरह काला था। राघव के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने जल्दी से सेलेस्टियल को हवा में उछाल दिया। सभी यह देखकर हैरान थे कि सेलेस्टियल की मौत हो चुकी थी। गड्ढा तेजी से बढ़ रहा था। उसके शरीर के जमीन पर गिरने से पहले ही वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। हवा में अब इतनी बदबू फैल गई थी कि लोगों को उल्टी आने लगी थी। सबके चेहरे पर भाव बदल गए और वे जल्दी जल्दी पीछे हट गए। भ्रष्ट मार्ग वास्तव में क्रूर था। यह अज्ञात था कि वह काली रोशनी क्या थी, लेकिन यह एक दिव्य को एक शॉट में मारने में सक्षम थी। राघव चौंक गया। वह काली रोशनी इतनी अजीब थी कि उसे भी नहीं पता था कि वह क्या है। उसे बस इतना पता था कि यह सांझी के बगल में खड़े एक बेहद अजीब दिखने वाले आदमी से आई थी।
उस व्यक्ति की आंखें सफेद और काली थीं। काली वाली पूरी तरह से काली थी और सफेद वाली पूरी तरह से सफेद थी। यह बेहद भयावह था। आर्यवीर और प्रतीक डर के मारे उछल पड़े। उन्होंने पहली बार ऐसा अजीब हमला देखा था। इससे एक दिव्य प्राणी भी तुरंत मर सकता था। जादुई हथियार। राघव का दिल कांप उठा। यह निश्चित रूप से एक जादुई हथियार से किया गया हमला था, अन्यथा यह ऐसी शक्ति जारी नहीं कर सकता था। लेकिन उस व्यक्ति ने इसे चुपचाप इस्तेमाल किया था और उसने यह नहीं देखा था कि यह किस तरह का हथियार था। यह वाकई खौफनाक था। सेलेस्टियल की मौत के बाद जो दर्शक बस मजे के लिए देख रहे थे, वे सब ठंडे पड़ गए। ये कोई ताकत की प्रतियोगिता नहीं थी। यहां तक कि एक सेलेस्टियल भी तुरंत मारा जा सकता था। यह तो पता ही था कि उनकी दृष्टि में देवगण अतुलनीय रूप से उच्च थे, लेकिन यहां तो कोई चुपचाप गिर गया था। राघव ने अचानक ताली बजाना शुरू कर दिया, जिससे सन्नाटा टूट गया। बुरा नहीं, बहुत सुंदर। किसी को चुप कराने का कितना अच्छा तरीका है। तुमने न केवल गवाह को चुप कराया, बल्कि तुमने एक भावी दुश्मन को भी मार गिराया। तुमने सांझी से भी एक एहसान जीत लिया है। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। अब जब राघव ने यह कहा तो सांझी के पक्ष के सभी धर्मी स्वर्गीय लोग हमलावर को संदिग्ध दृष्टि से देखने लगे। मूर्ख, मैं किशोर ऐसा काम करने से घृणा करता हूं। क्या आपको लगता है कि मैं धर्मी मार्ग पर चलने वालों जितना मूर्ख हूं? अजीब दिखने वाले भ्रष्ट स्वर्गीय ने व्यंग्य किया। आप! धर्मात्मा दिव्यगण तुरंत क्रोधित हो गए। भ्रष्ट मार्ग के लोग सचमुच बहुत आगे निकल गए। इतने सारे लोगों के सामने भी उसने उनका अपमान करने का साहस किया। राघव के उकसावे में मत आना, सांझी ने अपने पक्ष में झगड़ा शुरू होते देख जल्दी से चिल्लाया। उसने राघव की ओर इशारा किया। राघव, सौम्या को रिहा करो और यह मामला यहीं खत्म हो सकता है, वरना। सांझी के बोलने का इंतजार किए बिना राघव मुस्कुराया और गाड़ी खोली और सौम्या को बाहर निकाला। सौम्या मेरी पत्नी है। तुम मेरी पत्नी को छीनना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग कीड़ों ने खा लिया होगा। राघव ने जानबूझकर सौम्या की कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेटा, पूरी तरह से बेलगाम अभिनय किया। यह जानते हुए भी कि वह सांझी को क्रोधित करने के लिए ऐसा कर रहा था, सौम्या फिर भी लाल हो गई। उसका शरीर शिथिल हो गया और वह वास्तव में राघव के शरीर के खिलाफ झुक गई। लेकिन दूसरे लोगों की नजर में वे दोनों साफ तौर पर अंतरंग हो रहे थे। इससे ऐसा लग रहा था कि वे असली जोड़े हैं। तुम फूहड़ हो, सांझी गुस्से में बोला। वह आगे बढ़ा। राघव ने ठंडी सांस ली और सौम्या को अपने पीछे खड़ा कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। धमाका! पूरी सड़क टूट गई। सांझी और राघव दोनों दर्जनों मीटर पीछे उड़ गए। राघव अंदर से सदमे में था। हालांकि उसने सांझी को पीछे धकेल दिया था, लेकिन उसका अपना हाथ दुख रहा था। सांझी की ताकत उससे कम नहीं थी। क्या हो रहा था? सभी लोग हमला करें, उन्हें मार डालें। सांझी ने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे चल रहे सभी दिव्य प्राणी आगे बढ़े। हालांकि सौम्या को राघव पर भरोसा था, लेकिन 30 से अधिक दिव्य सैनिकों को आगे बढ़ते देख उसका दिल गले तक आ गया। उन सभी दिव्य आत्माओं ने अपने स्वर्गीय दांव स्वरूपों को बुलाया। वे जानते थे कि वे राघव के खिलाफ लापरवाह नहीं हो सकते। उग्र लपटों की दीवार! अचानक आग की एक विशाल दीवार प्रकट हुई और इसने सेलेस्टियल्स को अवरुद्ध कर दिया। उन दिव्य प्राणियों को जल्दी से रुकना पड़ा। ये कोई साधारण लपटें नहीं थीं। यह एक जादुई कला थी जिसका इस्तेमाल समुद्र विस्तार विशेषज्ञ करते थे। वह भयानक गर्मी अप्रतिरोध्य थी। क्या आपको लगता है कि आप जीतने के लिए संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मेरे फेंक परिवार में लोगों की कमी है? हितेश आग की लपटों के सामने प्रकट हुआ। इससे दर्शकों में चीख पुकार मच गई। फेंक परिवार का मुखिया वह व्यक्ति था जिसे बहुत से लोग पहचानते थे। वह इस क्षेत्र का एक शक्तिशाली अधिपति था और वह राघव का समर्थन कर रहा था। हितेश के बाद सौरभ भी सामने आए। सिर्फ वे ही नहीं थे, दर्जनों समुद्री विस्तार विशेषज्ञ भी सामने आए। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने हितेश के साथ योजना बनाई थी। अभी अभी राघव को इन सभी दिव्य प्राणियों को मारने की इच्छा हुई थी। उसकी नजर में वे दिव्य प्राणी नहीं थे,
बल्कि कई स्वर्गीय दांव फल थे। वर्तमान में केवल नेहा और सीमा ही दिव्य थे। उसके पास 8 अन्य स्वर्गीय दांव फल भी थे। हालांकि उसने उन्हें दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए देने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ यह तथ्य कि नेहा और सीमा दिव्य के रूप में जागृत हुए थे, ज्वांटियन दांव संप्रदाय के लिए काफी चौंकाने वाला था। अगर इतने सारे दिव्य भी एक ही समय में प्रकट हुए तो यह अजीब होगा अगर किसी को यह संदिग्ध न लगे। वर्तमान में ज्यूली गुप्त क्षेत्र से काफी समय बीत चुका था, लेकिन आदिम अराजकता मन का पूरी तरह से भुलाया नहीं गया था। इस संभावना पर कि किसी ने नए सेलेस्टियल को आदिम अराजकता मनका के साथ जोड़ दिया तो राघव गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने अस्थायी रूप से उनका उपयोग न करने का फैसला किया। इस तरह की चीजें खराब नहीं होंगी, चाहे वह कितनी भी इकट्ठा कर ले। इस अचानक बदलाव को देखकर राघव ने उत्साह देखने के लिए सौम्या को एक तरफ खींच लिया। हितेश, सौरभ, क्या आप मेरे हुओ परिवार के साथ मौत से लड़ने की योजना बना रहे हैं? अचानक एक ठंडी चीख गूंजी। सभी ने जल्दी से मुड़कर देखा कि सैकड़ों विशेषज्ञ वहां चले आ रहे हैं। वे सभी समुद्री विस्तार विशेषज्ञ थे और समुद्रसेन उनका नेतृत्व कर रहे थे। मौत तक लड़ना? तुम ऐसा क्यों कहोगे? राघव मेरे फैंक परिवार का सदस्य है। चूंकि उसकी महिला को छीन लिया गया था, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसे एक को वापस छीनना होगा। हर कोई बराबर है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमारी मित्रता को नुकसान क्यों पहुंचाना? हितेश ने पूछा। राघव भी हंसा। बिल्कुल बिल्कुल, खेल सिर्फ खेलने के लिए होते हैं। जीतने पर मत हंसो, लेकिन हारने पर बेशर्मी से गुस्सा करो। इससे वो परिवार बहुत बेस्वाद लगेगा। तुमने मेरी औरत को छीन लिया, इसीलिए मैं उसे अब और नहीं चाहता। तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। देखो मैं कितना उदार हूं। जीत और हार दोनों को स्वीकार करने का यही मतलब है। क्या तुम समझती हो? हर कोई अवाक था। अब तक कई लोगों ने पहले ही चारों ओर पूछताछ कर ली थी और जान लिया था कि क्या हुआ था। राघव की महिला अभी अभी वेश्यालय से खरीदी गई एक वेश्या थी, लेकिन सांझी की महिला वह थी जिससे उसे आधिकारिक तौर पर शादी करनी थी, एक रखैल। यह एक जैसा कैसे था? इसके अलावा यदि हुओ परिवार ने सचमुच अपनी महिला को छीने जाने दिया, तो यह देखते हुए कि हुओ परिवार ने कितने मेहमानों को आमंत्रित किया था, वे उनका सामना कैसे कर सकते थे? तर्क को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बंद करो। सौम्या को मेरे हुओ परिवार को वापस करना होगा। जो कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा, समुद्रसेन ने दहाड़ते हुए कहा। वह निश्चित रूप से इस मामले को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता था। ठीक है, चूंकि आप इतने जिद्दी बनना चाहते हैं, इसलिए हम केवल अंत तक आपका साथ दे सकते हैं। लोग देख रहे हैं, आपको अपनी जान बचाने के लिए भाग जाना चाहिए जब तक आप भाग सकते हैं। यहां एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई होने वाली है, हितेश चिल्लाया। उसके बाद सभी फेंक और चाई परिवारों के विशेषज्ञों ने अपनी शक्तिशाली आभा जारी की, जो लड़ने के लिए तैयार थे। सब रुक जाओ! अचानक एक आवाज गूंजी। राघव मुस्कुराया। उसे पता था कि वह आएगा। जिस व्यक्ति के आने की उसे उम्मीद थी वह आ गया था। लेकिन जो बात राघव की उम्मीदों के मुताबिक नहीं थी वह यह थी कि टावर प्रशासक तो आ गया था, लेकिन बोलने वाला व्यक्ति वह नहीं था। वह एक दुबला पतला बुजुर्ग था जिसकी आंखों से एक गर्म रोशनी निकल रही थी। सख्त और ठंडे दिखने के बजाय वह एक दयालु वरिष्ठ व्यक्ति लग रहा था। लेकिन जो बात सबको चौंका गई वह यह थी कि टावर प्रशासक वास्तव में उस बुजुर्ग के पीछे था। वह बहुत गंभीर लग रहा था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जब समुद्रसेन और अन्य लोगों ने बुजुर्ग के वस्त्र पर डिजाइन देखा तो उनके भाव पूरी तरह से बदल गए और उन्होंने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। शिष्य टावर पूर्वज को बधाई देता है। यह देखकर सभी लोग अचंभित रह गए और जल्दी से उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए झुक गए। राघव भी दंग रह गया। टावर प्रशासक ने एक बार उसे चेतावनी दी थी कि टावर पूर्वज आ रहा है। राघव ने सोचा था कि जब टावर पूर्वज आएगा तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उनमें से किसी को भी पता नहीं था। उसे अचानक एहसास हुआ कि प्रतीक और आर्यवीर शायद अपने परिवार के मुखियाओं को चेतावनी देना भूल गए थे। जैसे ही राघव इस बात पर झिझक रहा था कि उसे झुकना चाहिए या नहीं,
टॉवर पूर्वज ने अपना हाथ हिलाया। आप औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। युवा होना वाकई अच्छा लगता होगा। आज आपके रवैये को देखकर ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं आता तो आप पिल टॉवर को जमीन पर गिराने के लिए तैयार थे। समुद्रसेन ने जल्दी से समझाया। टॉवर पूर्वज, कृपया शिष्य को न्याय दिलाने में मदद करें। मेरे हुओ परिवार की दुल्हन को किसी ने जबरन छीन लिया था और हमारे पास जवाबी हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टॉवर पूर्वज मुस्कुराया। ओह, तो ऐसी बात हुई? कितना दिलचस्प है। कौन इतना बेशर्म होगा कि आपके हो परिवार की दुल्हन को छीन लेगा? टॉवर एंसेस्टर को रिपोर्ट करते हुए, यह छोटा बच्चा था, राघव ने कहा। तुम ऐसा क्यों करोगे? टॉवर पूर्वज ने पूछा। खैर, इसके दो कारण थे। एक तो यह कि उसने कल मेरी औरत को छीन लिया था, राघव ने थोड़ा अजीब तरीके से कहा। और दूसरा कारण? खांसी। दूसरा कारण? अरे यार, यह वाकई परेशान करने वाला है। सांझी की औरत असल में मेरी औरत से भी ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मुझे उसे लेना पड़ा, राघव ने कहा। सौम्या ने सख्ती से कहा। आखिर राघव क्या कर रहा था? हालांकि उस बुजुर्ग का साधना आधार छिपा हुआ था, लेकिन उससे आने वाला दबाव कुछ ऐसा था कि दूसरे लोग उसकी आंखों में भी नहीं देख पा रहे थे। राघव ने ऐसे शब्द कहने की हिम्मत करके क्या मजाक करने की कोशिश की थी? राघव, अपने शब्दों पर ध्यान दो, टॉवर प्रशासक चिल्लाया। यह राघव के अपने भले के लिए था, क्योंकि टॉवर के पूर्वज का एक शानदार दर्जा था। हाँ, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि टॉवर पूर्वज अचानक हंसेंगे। युवा होना वाकई अच्छा है। आप कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं। यह देखकर कि टॉवर पूर्वज राघव से नाराज नहीं था और वास्तव में उसकी प्रशंसा कर रहा था, समुद्रसेन को बुरा लगा। उसने झट से कहा, टॉवर पूर्वज, राघव बस बेशर्मी से बकवास कर रहा है। मेरे हुए परिवार ने कभी किसी को फेंक परिवार में जाने का आदेश नहीं दिया। टॉवर के पूर्वज ने कहा, कितना दिलचस्प है। आप में से एक कहता है कि दूसरे ने उनकी महिला को छीन लिया, जबकि दूसरा कहता है कि पहला बेशर्म है। मुझे नहीं पता कि कितने साल हो गए हैं जब किसी ने मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत की है। तो फिर मुझे इसके लिए जज बनने दो। क्या आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? टॉवर पूर्वज का अर्थ बहुत स्पष्ट था। वह उसी तरह की सोल हार्टस्क थॉर्न आर्ट का उपयोग करने जा रहा था जिसका उपयोग राघव ने किया था। सत्य को खोजने का यह सबसे सरल तरीका था। राघव ने अचानक कहा, इस तरह का छोटा सा मामला आपके लिए व्यक्तिगत रूप से करने लायक कैसे हो सकता है? मैं आपको एक बहुत ही सरल प्रमाण दे सकता हूं। राघव ने सांझी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने कल अपने हुए परिवार के 8 मेहमानों को बाहर भेज दिया था? हम नहीं। सांझी स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा। राघव ने एक औषधीय गोली फेंकी और वह हवा में फट गई। कणों को धीरे धीरे हवा में उड़ते देख हर कोई हैरान था कि वह क्या कर रहा था। क्या? अचानक लोग चौंक कर चिल्लाने लगे। उन्होंने देखा कि सांझी के पीछे खड़े 7 लोगों के शरीर काले पड़ गए थे। उनकी त्वचा बर्तन के तले जितनी काली हो गई थी। क्या हो रहा था? सिर्फ उनका चेहरा ही नहीं था, उनके हाथ, उनकी गर्दन, उनकी त्वचा का कोई भी हिस्सा जो खुला था, सब काला था। बेवकूफों, तुमने एक कीमियागर के घर में बेलगाम होने की हिम्मत की। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा? क्या तुमने सोचा था कि कीमियागर कोई बचाव नहीं करते हैं? जब तुम मेरी महिला का अपहरण करने के लिए मेरे कमरे में घुसे तो तुमने 9 रंग की आत्मा की गोली को सक्रिय कर दिया, जिसे मैंने पहले से ही तैयार कर रखा था। यह गोली खाने के लिए नहीं है, बल्कि बचाव के लिए है। यह किसी को भी प्रभावित करती है जो इसकी गंध में सांस लेता है। यहां तक कि अपनी सांस रोकने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह आपके छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करेगी। वहां यह अगले साल के लिए इंतजार कर रही होगी। मुझे अन्य कीमियागरों की आदतों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा जहां रहता हूं वहां यह व्यवस्था करता हूं। मुझे पता है कि जब मैं वहां नहीं होता हूं तो लोग हमेशा मेरे कमरे में घुसना पसंद करते हैं। अभी अभी मैंने जो इस्तेमाल किया था वह विशेष रंग का पाउडर था। यह यहां सभी पर फैल गया है और यह शांत और गंधहीन है। बेशक यह कोई जहर नहीं है, यह सिर्फ इतना है कि जिसने भी 9 रंग की आत्मा के पाउडर को सांस में लिया है उसकी त्वचा काली हो जाएगी।
हम्फ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रंग आपके शरीर में गहराई तक समा जाता है। आपकी त्वचा को साफ करने से भी कोई फायदा नहीं होता। आपकी नई त्वचा अभी भी काली होगी, लेकिन चिंता मत करो, दवा का असर ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। यह सिर्फ 10 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगले 10 सालों के लिए बेहतर होगा कि तुम खुद को काले रंग में ढाल लो, राघव ने कहा। 10 साल कोई लंबा समय नहीं। उन काली आकृतियों को देखकर हर किसी के हाव भाव अजीब थे। वे ऐसे दिखने वाले अन्य लोगों से कैसे मिलने जाएंगे? उनके शरीर पर केवल सफेद चीजें थीं, उनके दांत और उनकी आंखें। यह बहुत बुरा था। अपनी महान स्थिति के साथ दिव्य लोग इस तरह कैसे बाहर जा सकते थे? लेकिन इससे उन्हें एक लाभ हुआ, रात में वे कम दिखाई देंगे। कल आप में से 8 लोग आए थे, अभी आपने उनमें से एक को मार दिया है, इसलिए केवल 7 ही बचे हैं। जूनियर मास्टर हुओ, कृपया मुझे इसके लिए एक स्पष्टीकरण दें, राघव ने सांझी से कहा। ऊह, सांझी तुरंत अवाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव ने बहुत पहले ही सबूत हासिल कर लिया था। अब जब यह टॉवर पूर्वज के सामने उजागर हो चुका था, तो उसके पास वापसी का कोई मौका नहीं था। तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? तुम कह सकते हो कि उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, राघव ने याद दिलाया। मुझे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सांझी ने गुस्से में कहा। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था? क्या तुमने अभी अभी इसे स्वीकार नहीं किया? सभी ने इसे सुना। इसके अलावा क्या वे सभी कल तुम्हारे हुओ परिवार में नहीं थे? राघव ने व्यंग्य किया। सांझी को पसीना आने लगा। उसका यह कदम बहुत ही क्रूर था। उसके पास इसे स्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं था। खांसी, वे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उनमें समझदारी नहीं है। उनके लिए अपने गुस्से में मूर्खतापूर्ण काम करना आम बात है। सांझी को इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे आपसे माफी मांगने के लिए उसकी जगह लेने दो, समुद्रसेन ने कहा। छी, माफी मांगने से कोई फायदा होता है? अपनी गर्दन यहां आगे बढ़ाओ और मुझे इसे अपने ब्लेड से काटने दो, फिर मैं तुमसे माफी मांगूंगा, राघव ने घृणा से कहा। राघव, सभी चीजों के अपने कारण होते हैं। हो सकता है कि इस बार मेरा हुओ परिवार गलत हो, लेकिन तुम भी बहुत आगे निकल गए। पीड़ित की तरह व्यवहार करने की कोशिश मत करो, बहुत दूर मत जाओ। समुद्रसेन का पेट गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन टॉवर पूर्वज के सामने उसने इसे जारी करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसके शब्दों में धमकी स्पष्ट थी। ज्यादा आगे मत बढ़ो। हा हा हा, यह वाक्यांश आपके हुओ परिवार के मुंह से निकलने पर कितना हास्यास्पद है। आपके हुओ परिवार ने बहुत सारे अत्याचार किए हैं, लेकिन आपको धमकाने की हिम्मत कौन करता है? अगर कोई कोशिश करता है तो क्या वे आपके द्वारा मारे नहीं जाएंगे? यह राघव की तरह है। अराजकता वाले क्षेत्र में आपके हुओ परिवार ने गुप्त रूप से भ्रष्ट मार्ग को उसे मारने के लिए उकसाया। आखिर कौन ज्यादा आगे बढ़ रहा है? क्या बकवास है। दूसरों की निंदा मत करो। समुद्रसेन क्रोधित था, लेकिन साथ ही अतुलनीय रूप से हैरान भी था। यह मामला कुछ ऐसा था जिसके बारे में केवल ज्वानतियान दाओ संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को ही पता था। इस रहस्य को बचाने के लिए हुओ परिवार ने चुप रहने के लिए बहुत बड़ी रकम चुकाई थी। ज्वानतियान दाओ संप्रदाय एक विशाल अस्तित्व था। यह इतना शक्तिशाली था कि उन्हें सांझी की शादी में किसी को भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हकीकत में जुआनटियन दाओ संप्रदाय के मुख्यालय का पिल वैली से संबंध था। वे हुओ परिवार को आसानी से अनदेखा कर सकते थे। हुओ परिवार ने राघव के साथ जो किया था, उसके लिए जुआनटियन दाओ संप्रदाय को मुआवजा चाहिए था, लेकिन यह मुआवजा ज्यादातर शुई परिवार के लिए था, या शुई परिवार इस पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर सकता था। हुओ परिवार को दर्दनाक कीमत चुकाने के बाद ज्वानटियन दाओ संप्रदाय ने इस विषय का फिर से उल्लेख नहीं किया था। राघव के लिए अब इसे उठाना पूरी तरह से अप्रत्याशित था। न केवल समुद्रसेन हैरान और बदनाम था, बल्कि वह थोड़ा घबरा भी गया था। यह जानना जरूरी था कि टॉवर पूर्वज के पास बहुत ही उच्च दर्जा और अधिकार था। टॉवर पूर्वज प्रतिभाशाली लोगों को पिल वैली में लाने के लिए चयन करने के प्रभारी थे। हालांकि यह टॉवर पूर्वज अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का प्रभारी नहीं था,
लेकिन अगर वह इसकी रिपोर्ट करता तो उनका हुआ परिवार बर्बाद हो जाता। दूसरों की निंदा करना? क्या मैं राघव ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति हूं? मुझे यकीन है कि इसे देखने के बाद हर कोई समझ जाएगा। राघव ने सीधे एक फोटोग्राफिक जेड को सक्रिय किया। जब हवा में एक दृश्य दिखाई दिया तो समुद्रसेन की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। वह दृश्य वही था जो ज्वांतियान दाओ संप्रदाय ने उसे दिखाया था। अंतरिक्ष अचानक कांप उठा। वह दृश्य अभी अभी सामने आया ही था कि टॉवर के पूर्वज ने अपना हाथ हिलाया। छवि स्थिर हो गई और फिर फीकी पड़ गई। हम विषय से भटक गए हैं। इस तरह से जारी रखने का कोई अंत नहीं होगा। मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं और मेरा समय कीमती है। चलो इस मामले को जल्दी से निपटाते हैं। मैं सामान्य स्थिति को समझता हूं। आपके हुए परिवार ने वास्तव में राघव की महिला का अपहरण किया था। टॉवर पूर्वज, हमने नहीं किया, सांझी चिल्लाया। टॉवर पूर्वज ने अपना हाथ हिलाया। चाहे आपने किया हो या नहीं, राघव के पास सबूत है कि आपने उसका अपहरण किया, जबकि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आपने ऐसा नहीं किया। कल आपने राघव की महिला को छीन लिया और आज राघव ने आपकी महिला को छीन लिया। परिणाम यह है कि राघव संतुष्ट है, लेकिन आप नाखुश हैं। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपने कुछ खो दिया है। तो फिर इस बारे में क्या? हम इसे निपटाने के लिए दुनिया के पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे। एक विजेता के लिए सुंदरियों का होना यही है। आप दोनों एक निर्णायक लड़ाई कर सकते हैं और विजेता सुंदरता प्राप्त करेगा। क्या आप स्वीकार करते हैं? मैं स्वीकार करता हूं। मुझे यह आदमी बहुत पहले से ही अप्रिय लगता था। इस बार मैं इसे अच्छी तरह से पीटूंगा, राघव ने कहा। यह स्थिति बिल्कुल सही थी। इस समय सांझी को बुरी तरह पीटने से बेहतर और क्या हो सकता था। सांझी ने राघव को घूर कर देखा। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। मैं भी। सांझी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अचानक समुद्रसेन के शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया। इस रियायत ने राघव सहित सभी को चौंका दिया। यह हार स्वीकार करना था। न केवल वे अपनी महिला को खो देंगे, बल्कि वे अपना सारा सम्मान भी खो देंगे। दादाजी, सांझी बेहद अनिच्छुक था। यह सिर्फ एक महिला है। अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको हार स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा आपकी स्थिति के साथ कौन सी महिला आपको नहीं मिल सकती? समुद्रसेन ने राघव की ओर रुख किया। इस बार मेरा हुआ परिवार हार मान लेता है, लेकिन यह खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अंतिम विजेता कुछ ऐसा है जो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम सिर्फ एक शतरंज का मोहरा हो। जब तुम बेकार हो जाओगे तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करोगे। इतना कहने के बाद समुद्रसेन ने राघव को जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया। उसने सीधे टॉवर पूर्वज को प्रणाम किया और अपने लोगों को ले गया। एक नाजुक जेड शतरंज की बिसात को क्रूरतापूर्वक जमीन पर फेंक दिया गया, जिससे वह टुकड़ों में बिखर गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस शतरंज की बिसात के नष्ट होने से सांझी का गुस्सा कुछ कम हो जाएगा। दादाजी, आपने मुझे हार क्यों स्वीकार करने को कहा? मुझे पूरा विश्वास है कि मैं शर्मा सान को मार सकता हूं, सांझी ने क्रोधित होकर कहा। आप राघव को बहुत कम आंक रहे हैं। वह बहुत ताकतवर है। अगर आप अभी लड़ते हैं तो आपके जीतने की संभावना केवल 50% होगी। एक महिला के लिए आप अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे? यह बहुत ही अनुचित है। अभी शतरंज का यह खेल आधा ही खेला गया है। फैंग परिवार एक मजबूत टुकड़ा प्राप्त करने में कामयाब रहा है और स्थिति अभी उनके लिए अनुकूल लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास जीतने का कोई मौका है। इसके अलावा आपकी हड्डियां अभी भी पूरी तरह से आपके अनुकूल नहीं हुई हैं। आपको अभी भी अधिक समय चाहिए। जब वे पूरी तरह से अनुकूलित हो जाएंगी तो क्या आप अपने हाथ की एक लहर से राघव को खत्म नहीं कर पाएंगे? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप फाइनल पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं तो फिर फेंक और चाई परिवार सभी बिना कब्रिस्तान के मर जाएंगे, समुद्रसेन ने कहा। सांझी ने कहा, लेकिन वह राघव बेहद अजीब है। उसकी कीमिया कलाएं इतनी गहरी हैं कि उन्हें समझना मुश्किल है। अगर मैंने उसे आज मार दिया तो क्या पहला स्थान मेरी जेब में नहीं होगा? समुद्रसेन ने अपना सिर हिलाया। तुम बहुत सरलता से सोच रहे हो।
अगर तुम उसे हरा भी दोगे तो भी टॉवर पूर्वज तुम्हें उसे मारने नहीं देगा। सांझी ने कहा, टॉवर पूर्वज के पास कौन सा साधना आधार है कि तुम उनके प्रति इतना आदर भाव रखते हो? समुद्रसेन ने आह भरी। शुरू में मैंने सोचा था कि पिल सम्राट प्रतियोगिता का प्रभारी व्यक्ति टॉवर प्रशासक होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि टॉवर पूर्वज व्यक्तिगत रूप से आएंगे। मुझे उनके प्रति सम्मान दिखाने का कारण उनके सर्वोच्च अधिकार के साथ साथ यह तथ्य भी है कि वे एक पूर्वज स्तर के विशेषज्ञ हैं। पूर्वज स्तर? वह कौन सा क्षेत्र है? सांझी ने पूछा। पूर्वज स्तर केवल एक उपनाम है जो शीर्ष संप्रदायों के नेताओं और पूर्वजों को संदर्भित करता है। उनका वास्तविक क्षेत्र समुद्र विस्तार से ऊपर है और इसे फाउंडेशन फोर्जिंग कहा जाता है। फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ पूर्वी बंजर भूमि में शीर्ष अस्तित्व हैं। ऐसे विशेषज्ञ केवल सर्वोच्च संप्रदायों के भीतर ही मौजूद हैं। लेकिन ऐसे आंकड़े इतने शक्तिशाली हैं कि हम शायद ही कभी उनके संपर्क में आते हैं। फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों की बात तो दूर, मैंने शायद ही कभी किसी आधे अधूरे फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ को देखा हो, समुद्रसेन ने कहा। दादाजी, क्या आप समुद्र विस्तार के शिखर पर नहीं हैं? तर्क के अनुसार क्या आप नींव निर्माण से बस एक कदम दूर नहीं हैं? हे, यह पूरी तरह से सही नहीं है। तथाकथित समुद्री विस्तार क्षेत्र क्यूई सागर का विस्तार करने को संदर्भित करता है। लक्ष्य क्यूई सागर को अधिकतम संभव आकार तक धकेलना है। सी एक्सपेंशन में किसी के पास जियांटियन क्षेत्र के शिखर पर मौजूद किसी व्यक्ति की तुलना में 100 गुना से भी ज्यादा आध्यात्मिक युवान है। जियांटियन क्षेत्र सिर्फ एक कदम है। सिर्फ जब आप सी एक्सपेंशन में पहुंचेंगे तभी आपका क्यूई सागर बहुत बड़ा हो जाएगा। यह न सिर्फ आध्यात्मिक युवान को संग्रहित करने में सक्षम होगा, बल्कि जब आप लड़ेंगे तो आप अपने क्यूई सागर प्रकटीकरण को भी बुला पाएंगे। केवल सागर विस्तार तक पहुंचकर ही आप वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने विरोधियों को मारने के लिए जादुई कला का उपयोग कर सकते हैं। यह साधना की दुनिया में एक विभाजन रेखा है। सेलेस्टियल्स के बारे में कहा जाता है कि वे विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध करने में सक्षम हैं। मेरिडियन ओपनिंग में वे जियानेटियन क्षेत्र पर हावी हो सकते हैं, लेकिन सेलेस्टियल्स जो जियानेटियन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, उन्हें सी एक्सपेंशन के खिलाफ लड़ना मुश्किल लगेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र विस्तार विशेषज्ञ स्वर्गीय दाओस के रोने के दमन का विरोध करने के लिए प्राकृतिक ऊर्जा के अपने नियंत्रण पर भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए हालांकि कुछ जियानेटियन सेलेस्टियल समुद्र विस्तार विशेषज्ञों से लड़ने में सक्षम है, यह केवल प्रारंभिक चरण को संदर्भित करता है। मध्य चरण के खिलाफ लड़ने में सक्षम होना बहुत संभव नहीं है। देर से चरण की तो बात ही छोड़ दें। खैर, सच में इन बातों को जानने से भी तुम्हें कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित करना चाहिए और कीमिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फाइनल के लिए अपनी चरम अवस्था तक पहुंचो। हाँ दादाजी, मुझे पता है मैं प्रथम स्थान लूंगा, और उस समय जब चाय और फांग परिवारों का सफाया हो जाएगा, मैं व्यक्तिगत रूप से शर्मासान और उस फूहड़ सोम्या को संभाल लूंगा। मैं उन्हें मौत से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दूंगा। सांझी ने अपने दांत पीस लिए। राघव को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था जब उसने समुद्रसेन और बाकी लोगों को जाते देखा। यह उसकी उम्मीदों से थोड़ा हटकर था। क्या हुआ परिवार वाकई इस नुकसान को स्वीकार करने वाला था? हालांकि वह वास्तव में इसे नहीं समझ पाया था। कम से कम सोम्या का मामला तो सुलझ गया था। राघव ने टॉवर पूर्वज की ओर अपनी मुट्ठियां कस लीं। टॉवर पूर्वज वास्तव में धार्मिक और निष्पक्ष, सब कुछ देखने वाला और व्यावहारिक, अविनाशी, प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है। राघव न्याय करने के लिए आपको धन्यवाद देता है। प्रतीक और आर्यवीर राघव की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर उसने अपना चेहरा कैसे संवारा था? उसे ऐसे चापलूसी भरे शब्द कहने में भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। हाँ, आजकल के सभी बच्चे इतने दिलचस्प हैं। तुम जो कर रहे थे उसे जारी रख सकते हो। इस बूढ़े में तुम्हारे साथ चलने की ताकत नहीं है। मैं फाइनल का प्रभारी हूं।
इसलिए कोशिश करो कि ज्यादा गड़बड़ ना करो। मैं साथ नहीं दे पाऊंगा।